नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के एक बड़े ही दिलचस्प और सच कहूं तो थोड़े विरोधाभासी पहलू को समझने वाले हैं। वो ये कि भारत एक ऐसा संघ है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन इसके जो राज्य हैं उन्हें तोड़ा जा सकता है, बदला जा सकता है। अब ये कैसे काम करता है, चलिए इसी को समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सवाल सोचते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी देश का नक्शा, मतलब उसकी इंटरनल बाउंड्रीज, पूरी तरह से बदल दी जाएं, और वो भी संविधान में कोई बड़ा संशोधन किए बिना? सुनने में तो ये नामुमकिन सा लगता है ना? लेकिन भारत के मामले में इसका जवाब आपको शायद हैरान कर दे। देखिए, भारत की जो पूरी पॉलिटिकल व्यवस्था है वो 3 पिलर्स पर खड़ी है: हमारा संविधान, हमारी संसद और हमारे राष्ट्रीय प्रतीक। और इन सब में जो सबसे ऊपर है, जो नींव है, वो है हमारा संविधान, क्योंकि यही वो किताब है जो ये तय करती है कि भारत असल में है क्या। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जब हम भारत या इंडिया कहते हैं तो हमारा संविधान इसे कैसे परिभाषित करता है? इसका जवाब हमें मिलता है आर्टिकल 1 में। और एक बात समझ लीजिए, इसमें इस्तेमाल किया गया एक एक शब्द बहुत सोच समझकर चुना गया है। तो आर्टिकल 1 कहता है, इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ होगा। ध्यान दीजिएगा, यहां फेडरेशन ऑफ स्टेट्स नहीं बल्कि यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द का इस्तेमाल हुआ है। अब आप सोचेंगे कि यूनियन और फेडरेशन में क्या फर्क है? बहुत बड़ा फर्क है। ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है। संविधान के हिसाब से भारत का क्षेत्र या टेरिटरी ऑफ इंडिया एक बहुत बड़ी टर्म है। इसमें सिर्फ स्टेट्स नहीं आते, इसमें आते हैं राज्यों के क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेश और भविष्य में सरकार द्वारा हासिल किया गया कोई भी इलाका। तो चलिए इस फर्क को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। आखिर क्यों भारत एक यूनियन है, फेडरेशन नहीं? यह समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही भारत की पूरी राजनीतिक बनावट की जड़ है। अगर हम अमेरिका से तुलना करें तो वहां जो अलग अलग राज्य थे वो एक समझौते के तहत साथ आए थे और उन्होंने मिलकर एक फेडरेशन बनाया। लेकिन भारत में ऐसा नहीं हुआ। हमारा जो संघ है वो किसी समझौते का नतीजा नहीं है, और इसीलिए किसी भी राज्य को इससे अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। हमारा संघ अविनाशी है, इसे तोड़ा नहीं जा सकता। यहां एक और बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। टेरिटरी ऑफ इंडिया और यूनियन ऑफ इंडिया दो अलग अलग बातें हैं। यूनियन ऑफ इंडिया में सिर्फ और सिर्फ राज्य आते हैं, जबकि टेरिटरी ऑफ इंडिया में, जैसा हमने देखा, राज्य, यूनियन टेरिटरीज और भविष्य में आने वाले इलाके सब शामिल हैं। ये दिखाता है कि केंद्र की शक्ति कितनी ज्यादा है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये सब असल में होता कैसे है? मतलब संसद के पास आखिर ऐसी क्या शक्तियां हैं कि वो देश का नक्शा ही बदल दे? यहीं पर एंट्री होती है आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 की। तो पहले बात करते हैं आर्टिकल 2 की। ये तब काम आता है जब कोई नया इलाका भारत में शामिल करना हो, मतलब बाहर से। तो संसद को ये अधिकार है कि वो उस इलाके को भारत में शामिल कर ले या उसे एक नए राज्य के रूप में स्थापित कर दे। लेकिन असली पावर जो देश के अंदर के नक्शे को बदलती है वो है आर्टिकल 3 में। इसके तहत संसद किसी भी मौजूदा राज्य से एक नया राज्य बना सकती है, 2 या 2 से ज्यादा राज्यों को मिला सकती है, किसी राज्य का एरिया बढ़ा या घटा सकती है, उसकी बाउंड्री बदल सकती है और यहां तक कि उसका नाम भी बदल सकती है। सोचिए कितनी बड़ी शक्ति है ये। जाहिर है, इतनी बड़ी पावर के साथ कुछ नियम कायदे भी आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये बस यूं ही हो जाता है। इसकी एक पूरी प्रक्रिया है, कुछ सेफगार्ड्स हैं। आइए देखते हैं कि ये प्रोसेस आखिर है क्या। तो किसी भी राज्य की बाउंड्री या उसके स्टेटस को बदलने के लिए 2 शर्तें पूरी करनी होती हैं। पहली, ऐसा कोई भी बिल संसद में सिर्फ राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश के बाद ही पेश किया जा सकता है। और दूसरी, राष्ट्रपति को वो बिल संबंधित राज्य के विधानमंडल को भेजना होगा ताकि वो अपनी राय दे सकें। और यहीं पर सबसे बड़ा ट्विस्ट है। राय तो जरूर ली जाएगी, लेकिन संसद उस राय को मानने के लिए मजबूर नहीं है। मतलब राज्य विधानमंडल चाहे हां कहे या ना, केंद्र सरकार और संसद अगर चाहें तो उस बदलाव को आगे बढ़ा सकते हैं। ये केंद्र को बहुत ज्यादा शक्तिशाली बना देता है। और यही सब बातें हमें उस एक लाइन पर ले आती हैं जो इस पूरे सिस्टम को निचोड़ कर रख देती है। भारत विनाशकारी राज्यों का एक अविनाशी संघ है। मतलब यूनियन को नष्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन राज्यों को नष्ट किया जा सकता है। उनकी सीमाओं और उनके अस्तित्व को संसद बदल सकती है। और जो बात इसे और भी ज्यादा असाधारण बनाती है वो ये है कि ये प्रक्रिया कितनी आसान है। आर्टिकल 4 ये साफ करता है कि राज्यों का नक्शा बदलने के लिए संसद में किसी खास बहुमत की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक साधारण बहुमत से ये काम हो सकता है।
और इसे संविधान संशोधन भी नहीं माना जाता। हालांकि यहाँ एक पेंच है। जब भारत की जमीन किसी दूसरे देश को देने की हो तो संसद ऐसा आसानी से नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने बेरूबारी यूनियन केस में कहा था कि इसके लिए संविधान में संशोधन करना जरूरी है। लेकिन 1969 में कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि अगर सिर्फ किसी बाउंड्री विवाद को सुलझाना है तो उसके लिए संशोधन की जरूरत नहीं है, वो एक एग्जीक्यूटिव एक्शन से भी हो सकता है। अब थ्योरी तो बहुत हो गई, चलिए जरा इतिहास में झांक कर देखते हैं कि असल में इन शक्तियों का इस्तेमाल कैसे हुआ है। आज हम जो भारत का नक्शा देखते हैं वो हमेशा से ऐसा नहीं था। इसे समय समय पर इन्हीं शक्तियों का इस्तेमाल करके बनाया गया है। आज़ादी के बाद एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ कि राज्यों का पुनर्गठन किस आधार पर किया जाए। शुरुआत में 1948 में आई एसके धर कमीशन और फिर जेवीपी कमेटी, दोनों ने ही भाषा को आधार बनाने से इनकार कर दिया। लेकिन फिर 1953 में फजल अली कमीशन ने भाषा को एक आधार के तौर पर स्वीकार कर लिया। हालांकि उन्होंने एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को पूरी तरह नहीं माना। और इसी सोच का नतीजा था 1953 में आंध्र प्रदेश का बनना। मद्रास राज्य से तेलुगु भाषी इलाकों को अलग करके भारत का पहला भाषाई राज्य बनाया गया और इसने एक तरह से दरवाज़ा खोल दिया, जिसके बाद हमने पंजाब से हरियाणा को अलग होते देखा और हाल के सालों में झारखंड, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना जैसे नए राज्य बनते देखे। तो घूम फिरकर हम वापस उसी विचार पर आते हैं, एक अविनाशी संघ जिसके राज्य विनाशकारी हैं। ये जो अनोखा शक्ति संतुलन है, जहां केंद्र राज्यों की रूपरेखा अपनी इच्छा से बदल सकता है, भारत के भविष्य के लिए इसके क्या मायने हैं? क्या ये देश की एकता को मजबूत करता है या फिर ये केंद्र को बहुत ज्यादा शक्ति देता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आज भी बहस जारी है।